हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, और ये पीवाईक्यू लेने वाले हैं 23 जनवरी 2022 को। पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में कि लेवल पता करने के लिए, और ये क्लास 6 से 8 तक का है, लेकिन आप प्राइमरी लेवल को भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं, कोई भी चेंजेस लेवल वही रहते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिए गए पूछा गया है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है मूल प्रवृत्ति? विकल्प ए है केवल चूहों तथा बिल्लियों में, विकल्प बी है केवल मनुष्यों में, विकल्प सी है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, और विकल्प डी है केवल कलाकारों में। तो ये जो मूल प्रवृत्ति की बात कही जा रही, जो संवेग होते हैं साथियों, ये संवेग जो है मैकडूगल के अनुसार 14 बताए गए हैं। ठीक है, और इसमें जो राइट आंसर होगा तो ये सभी प्राणियों तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। जैसे आप जानते हैं कि जो बच्चा होता है वह पहले रोने का प्रयास करता है, रो करके अपना जिक्र करता है, फिर हंसता है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, मुस्कुराता है। ठीक है, तो ये सभी जो है धीरे धीरे मिला करके टोटल 14 जो है संवेग जो है मैकडूगल के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आइए अगला जो है यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं अनुच्छेद 15, आर्टिकल 26, इसके बाद जो है आर्टिकल 45, आर्टिकल 21 का ए। तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की बात कही जा रही, वो तो 21 के ए में लिखा गया है। ठीक है, 21 के ए में जो है बात कही गई है, 21 नहीं 21 का ए में। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला जो है यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या अगर करें तो जो 6 से 14 वर्ष के लिए था वो तो 21 का ए है, और अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो यहाँ पर जो है जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, भेदभाव जो है इस आधार पर नहीं किया जाता है कि कोई धर्म के आधार पर अलग है, कोई लिंग के आधार पर अलग है, कोई जाति के आधार पर अलग है। तो ये 15 में बोला गया है। अनुच्छेद 26 में बोला गया है कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता को दर्शाता है कि आप स्वतंत्र है, धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 45 जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध दर्शाता है। मतलब कि जो 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उनको जो है देखभाल करना और प्रारंभिक उनकी शिक्षा जो है पूरी हो सके। आर्टिकल अनुच्छेद जो है 21 का ए है, और इसमें सभी जो है 21 का ए में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की तो हमने बता ही दी है कि इनको जो है निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। आइए तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, और तीसरा प्रश्न पूछा गया है क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो जल्दी से आप सभी बताइएगा साथियों कि जो क्रेस्मर हैं वो किस में जो है वर्गीकृत किए गए, सुडौलकार, लंबकाय, गोलकाय या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रेस्मर ने जो है इसमें जो है सुडौलकाय की बात कही है, लंबकाय की बात कही है, गोलकाय की बात कही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। सुडौलकाय क्या होता है? तो सुडौलकाय जो है यहाँ पर होता है कि
हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होते हैं, जो इसमें इसके अंतर्गत जो आते हैं उनका सीना चौड़ा होता है, उड़ी हुई मजबूत भुजाएं होती हैं, ठीक है। दूसरे से समायोजन कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। और लंबकाय में क्या होता है कि ये दुबले पतले होते हैं और लंबे होते हैं, ठीक है। इनका सिर जो है लंबा होता है, भुजाएं पतली होती हैं, सीना छोटा होता है, हाथ पैर लंबे व पतले होते हैं, ठीक है। इनको लंबकाय बोला जाता है। गोलकाय में क्या होता है, ये तो मतलब कि नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, चर्बी युक्त होते हैं, जिसको फैट बोला जाता है, जमा होता है उनके शरीर पर। तो ये सामाजिक होते हैं, ठीक है। गोलकाय व्यक्तित्व को स्थूलकाय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है 3 प्रकार के ये जो है इसमें बताया गया है। और आइए फिर अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर पूछा गया है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बताइएगा टीईटी का जो है उद्देश्य क्या है। तो विकल्प ए है अभिक्षमता, विकल्प बी है बौद्धिक क्षमता, विकल्प सी है अभिवृत्ति, विकल्प डी है मूल्य, ठीक है। तो अभिक्षमता इसका एप्टीट्यूड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर जो टीटी लिखा गया है इसका फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा। और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। और यहाँ पर पूछा गया है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, ठीक है। तो आप सभी बताइएगा कि जो संघनन का सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है, स्मृति की, अधिगम की, अभिप्रेरणा की या सृजनात्मकता की। तो ये व्याख्या करता है स्मृति की, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 6 बताइएगा साथियों। और पूछा गया है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है, सोनेल ने दी, गोल्डन ने दी, बर्टन हॉल ने दी या सिरिल बर्ट ने दी। तो राइट आंसर इसका जो है सिरिल बर्ट ने दी, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक बुद्धि लब्धि 45 से कम होती है उन्हें जो है पिछड़ा बालक कहा जाता है, ठीक है। और बुद्धि लब्धि की जो फार्मूला होता है वो तो जानते ही हैं, शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7 है। और यहाँ पर पूछा गया है कि बताइएगा कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो इसमें तीनों में से चारों में से बताइए कि इसमें कौन सा भिन्न है। वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, अभिक्षमता जो है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। तो यही जो है भिन्न है, तो राइट आंसर ये जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है साथियों। आप सभी जो है वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए यहाँ पर जो है क्वेश्चन संख्या 8वां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। तो जल्दी से इसमें से बताइएगा कि कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत यही जो है नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत, सी ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।
तो कौन सी नहीं है? पीयूष ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है, या थायराइड ग्रंथि नहीं है। तो राइट आंसर इसका जो है लार ग्रंथि नहीं है। ठीक है, लार ग्रंथि क्या है? नहीं है। चलिए, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 10 पूछा गया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो संज्ञानात्मक मतलब कि जो विकास है इसमें द्वितीय अवस्था पूछा गया है। पहला तो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। दूसरा होता है पहला होता है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर इसका जो है सी सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर जो पियाजे हैं 4 अवस्था बताई हैं, और यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 4 अवस्थाएं जो है कौन कौन सी है। और ये इम्पॉर्टेंट है साथियों, हमने पीछे भी जो है सभी प्रश्नों में बताया है कि पियाजे का जो है ये चारों में से एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। इन सभी में चारों याद होना चाहिए। पहला है संवेदी कामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष है। ठीक है, चूँकि प्रश्नानुसार द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो इसलिए विकल्प सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला है प्रश्न संख्या 11। जल्दी से देखिएगा और बताइएगा कि प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, तो कौन सा इसमें है जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है? बहिर्दर्शिक दर्शन और अंतर्दर्शन, निरीक्षण या प्रयोगीकरण। तो राइट आंसर इसका जो है अंतर्दर्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, आइए प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है और पूछा गया है कि एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बताइएगा कि किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देखिएगा और बताइएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि एल्बर्ट बंटूरा जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है व्यवहारवादी सिद्धांत, विकल्प बी में है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकल्प सी में है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकल्प डी है मनोलैंगिक विकास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 13 है, और यहाँ पर पूछा गया है कि अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। तो अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा, थकान द्वारा या रुचि द्वारा। तो राइट आंसर इसका जो है सही हो जाएगा थकान द्वारा। ठीक है, जब थक जाएंगे तो जाहिर सी बात है काम नहीं कर पाएंगे, जब काम नहीं कर पाएंगे तो पठार जो है आ जाएगा। पठार का मतलब रुकावट होता है, कोई भी काम कर रहे हो बीच में जो है रुकावट आ गया तो उस वजह से काम नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे काम डाउन होने लगता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे अन्य काम हो। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा प्रश्न संख्या 14 है साथियों, और यहाँ पर दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो अधिगम आंतरण को, अधिगम की गति को, सृजनात्मकता को, अभिरुचि को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका अधिगम आंतरण जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। आइए अगला जो है क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, और यहाँ पर पूछा गया है कि क्लाउडर पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है।
तो ये जो प्रयुक्त होता है साथियों, इसमें होता है, तो ये प्रयुक्त होता है व्यक्तित्व में। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आइए, प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो जल्दी से बताइएगा। वातावरण है, वंशानुक्रम है, या खेल तथा व्यायाम है, या इनमें से सभी है? ठीक है, कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर व्याख्या ना समझ में आए, अगर छूट जाए मुझसे, तो उसको जो है रोक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 16 का जो है जल्दी से आप सभी बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पेपर है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर है साथियों ये, और इसके बाद अब होने वाला है। तो ये जो है, ये सब पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना। ठीक है, आइए, तो इसका उत्तर बताइएगा, इसमें कौन सा सही है 16 का? तो इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वातावरण भी होता है, वंशानुक्रम भी होता है, खेल तथा व्यायाम भी होता है, तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 बताइएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र बनता है, और कोई ना कोई क्वेश्चन या तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाता है, या तो फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है, आप सभी को पता है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मानसिक आयु मतलब कि जो जो फार्मूला एक बना होता है, ठीक है, चार्ट में, उसमें मानसिक आयु जो है प्रदर्शित किया जाता है, और वास्तविक आयु में रियल आयु होती है, गुणे 100 कर देंगे तो जो है ये फार्मूला निकल करके, मतलब कि मानसिक आयु निकल करके आ जाती है। ठीक है, और टर्मन ने जो है बुद्धि के सिद्धांत को बताया है, और उन्होंने जो है चार्ट दिया है। चार्ट में जो है 140 से प्लस वालों को एक्सीलेंट माना है उन्होंने। ठीक है, सृजनात्मक माने हैं। अगला है प्रश्न संख्या 18, और पूछा गया है कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की? तो आप सभी बताइएगा साथियों कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की? रास ने की, डीवी ने की, वुडवर्थ ने की, या ड्रेवर ने की? तो ये जो है ड्रेवर ने की, डीवी ने की। ठीक, ड्रेवर नहीं, डीवी ने की है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन डीवी। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 आइए। इसमें पूछा गया है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? विकल्प ए है प्रयोग, विकल्प बी है अवलोकन, विकल्प सी है सामान्यीकरण, और विकल्प डी है कल्पना। ठीक है, तो डी जो है इसका कल्पना जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। आइए, अगला है प्रश्न संख्या 20, और इसमें पूछा गया है कि सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? स्मरण, विस्मरण, धारणा है, या चिंतन है? तो कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर जो है विस्मरण है। जब किसी भी चीज़ों को, सीखी गई बात को जो है पुनः से जो है याद करने में असमर्थ हो जा रहे हैं, इसका मतलब भूल गए हैं। ठीक है, तो विस्मरण हो जाएगा। तो आइए, अगला जो है क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21, और यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न संख्या 21 में 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनकी जो है मानसिक आयु 8 वर्ष बता दी गई है, और 5 वर्ष जो है इनकी आयु भी है। तो बुद्धि लब्धि पूछा है, तो यहाँ पर जो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 कर देना है। तो यहाँ पर जो है मानसिक आयु 8 वर्ष, वास्तविक आयु 5 वर्ष। तो क्या करेंगे? तो मानसिक आयु मतलब 8 वर्ष बटा 5 वर्ष गुणे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20, 8 दूनी 16,
60 जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 22 यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आई आईक्यू स्तर कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा स्तर कहलाता है इसमें से? 50 से 69 है, 36 से 49 है, 35 निम्न तक, 70 से 79 तक। तो जल्दी से इसमें से कमेंट करिएगा कि जो आईक्यू यहाँ पर बताई गई है मंद बुद्धि बालकों के लिए, इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो मंद बुद्धि जो बालक हैं वो जो है 36 से 49 के बीच में आते हैं, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका चार्ट ही जो है लगभग देख लीजिएगा साथियों कि किसका कब तक कौन कौन से आते हैं। ठीक है, चार्ट पूरा पता रहेगा तभी काम बन पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया और याद नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर दिया रहेगा तब तो ठीक है निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया आईक्यू क्या है। तो आइए देख लेते हैं। बौद्धिक आसक्तता के विभिन्न वर्ग इस प्रकार हैं। पहला है निम्न बुद्धि लब्धि, तो 55 से 70 तक है। सामान्य बुद्धि लब्धि 35 से 40 तक है। 55 ये जो है तीव्र बुद्धि जो आते हैं वो 20 की तीव्र बुद्धि 20 से 25, लगभग 35 से 40। ठीक है, और अति गंभीर जो है होते हैं 20 से 25 से कम। 70 से 79 तक सीमावर्ती बालक होते हैं। इसको तो एक बार आप जो है चार्ट पहले निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार जो है गूगल पर सर्च कीजिएगा, नहीं तो बुक में भी जो है दिया गया है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें भी जो है पीएनपी ने सी को माना है। ठीक है, तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23 बताइएगा साथियों यहाँ पर कि रोरसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो विकल्प ए है बुद्धि, विकल्प बी है व्यक्तित्व, विकल्प सी है रुचि और विकल्प डी है अभिक्षमता। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, जो रोरसा इंक ब्लास्ट टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तित्व के लिए होता है। इसमें होता क्या है जो है कुछ स्याहियाँ जो है किसी पर गिराई जाती है। ठीक है, दूर से ऊपर से ही, तो वो जो है उसमें कुछ चित्र बन जाते हैं, उसी को देखना होता है और उसी में पहचानना होता है। और कार्ड भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कार्ड भी होते हैं, उसमें कुछ चित्र बने होते हैं। ठीक है, तो उसको दिखा करके जो है व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति क्या सोचता है देख करके। आइए प्रश्न संख्या 24 है, यह है विस्मृति का कारण नहीं है। तो कौन सा जो है भूल जाने वाला कारण नहीं है? स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषयुक्त विधियाँ। ठीक है, तो राइट आंसर इसकी जो है स्मरण करने की इच्छा अगर होगी तो भूल तो जाएंगे नहीं, बार बार याद करते रहेंगे तो याददाश्त में बना रहेगा। तो राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों अगला जो है प्रश्न संख्या 25 लेते हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति, संभाव्यता। तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? तो ये जो है सांख्यिकी कहलाता है, स्टैटिक्स। ठीक है, आइए जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो व्याख्या जो है देख लीजिएगा, इसीलिए मैं व्याख्या को हाइड नहीं किया हूँ। ठीक है साथियों,
और वीडियो को भी जो है सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हो, कुछ साथी हैं जो शेयर करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर कर दिए करें, थोड़ा सा क्या होता है कि जब लोगों तक पहुंचती है और उसमें जब नंबर दिखता है कि हाँ शेयर हुआ है या वॉच टाइम जब उसमें दिखता है तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम जो हमने पढ़ा है वो समझ में आ रहा है और देखी जा रही है कम से कम, ठीक है। तो कर दिए करो यार, इसमें कोई वो थोड़ी नहीं है, ठीक है। सभी साथी से बोल रहा हूँ तो कर दिए करो। आइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ हो सकता है वहीं पर प्रोवाइड करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न, लेकिन हाँ पीडीएफ जब प्रोवाइड करने लगता हूँ तो आप लोग जो है वीडियो को छोड़ करके सीधे पीडीएफ ही मांगने लगते हो, तो ये ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ तभी देंगे जो है जब लास्ट समय में कुछ दिन रह जाएगा तैयारी करने के लिए, तब उस समय दिया जाता है ताकि जो है आप जल्दी से रिवीजन कर पाओ, ठीक है। आइए अगला जो है प्रश्न संख्या 26 है और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर पी एफ 16 पी एफ दिए गए, मतलब 16 पर्सनालिटी फैक्टर। पी एफ का मतलब पर्सनालिटी फैक्टर होता है। टी ए टी विकल्प भी है और रेवन का परीक्षण विकल्प सी है। ड्रा ए मैन परीक्षण विकल्प डी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप सभी चुनाव कीजिएगा, ठीक है। तो जो भिन्न है वे रेवन का परीक्षण, ये जो है भिन्न है, ठीक है। तो सी क्या है, भिन्न है। आइए रेवन का परीक्षण क्या कहता है कि यह बुद्धिमापन के अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है, ठीक है। अशाब्दिक मतलब शब्द के द्वारा नहीं इसको तय किया जाता है, जिसमें परीक्षण में एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता है और उसे दिए गए अनेक वैकल्पिक प्रतिरूपों में से उस विकल्प को चुनना होता है उसे जिससे अपूर्ण प्रतिरूपी पूरा हो सके। मतलब कि इसमें शाब्दिक नहीं होता है, कुछ चित्र उत्र बना करके दिखा दिया जाता है तो उसी को जो है चुनना होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न संख्या 27 पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है मध्यांक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीन चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक और है प्रसार, ठीक है। तो ये चारों जो है क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, जरूर देख लीजिएगा, कहीं भी आ सकता है। ये जो है गणित में भी आ सकता है और सीडीपी में भी आ सकता है, ठीक है। देखिएगा साथियों प्रश्न संख्या 27 में यहाँ पर 7, 8, 10, 11, 12 का मध्यांक है। तो यहाँ पर मध्यांक का मतलब मध्य वाला जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है पहले हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगा ही है, तो लगातार संख्या भी है। तो हम कुछ अंक इधर से छोड़ देंगे, कुछ अंक इधर से छोड़ देंगे, जितना इधर से छोड़ेंगे उधर इतना इधर से छोड़ेंगे, बीच वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है देखेंगे तो जो है कितना अंक दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक दिए गए हैं। तो 6 को जब 2 से भाग दोगे तो 3 अंक आएगा, ठीक है। तीसरा तो 1, 2, 3, तीसरा तो आ रहा है 9। अब इधर से तीसरा लेंगे तो 1, 2, 3, इधर से आ रहा है 10। तो 10, 9, 19, 19/2 करेगा तो क्या जाएगा, करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 9.5 जो है यही आ जाएगा, यही जो है उत्तर हो जाएगा। और उसी को जो है यहाँ पर फार्मूला में भी कर दिए गए, एक मध्यांक बराबर n+1। n क्या है, ये जो संख्या दी होती है उसको गिन लो टोटल। तो यहाँ पर जो है संख्या 2, 2, 4, 2, 6 दिए गए, तो n बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पर दिए गए थे, n बराबर मतलब 6 और एक और जोड़ लो, ठीक है। तो उसको जोड़ने के बाद जो है 2 से भाग दे दो, जो आएगा वही जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला जो है क्वेश्चन जो है 28 है और यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 28 में पूछा गया है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया, थार्नडाइक ने किया, हेगर्टी ने किया या स्किनर ने किया। तो राइट आंसर जो है इसका
गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने की है। तो राइट आंसर इसका जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने की है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 29 देखिएगा जल्दी से। 29 में पूछा गया है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ठीक है, क्या संबंध होता है? विकल्प ए संवेग, विकल्प बी संज्ञान, विकल्प सी संवेदना, विकल्प डी थिंकिंग। थिंकिंग मतलब कल्पना करना, सोच विचार करना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है संवेग हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग की बात भी कही गई है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है साथियों। ठीक है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 14 संवेग दिए गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ से? मूल प्रवृत्ति जो होती है, जैसे पलायन हो गया, युयुत्सा, निवृत्ति, वात्सल्य, शरणागति, जिज्ञासा, काम प्रवृत्ति, दैन्य भाव। ठीक है, दैन्य भाव, आत्म स्थापना, सामूहिकता। ठीक है, भोजनान्वेषण, संग्रह प्रवृत्ति, रचना, हास्य। ठीक है, तो इसको जो है पूरा देख लीजिएगा। भय, क्रोध, घृणा, पुत्र कामना, कष्ट, आश्चर्य, कामुकता, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार की भावना, कृति भाव, आमोद। इसमें जो है सभी जो है ये 14 संवेग है। कहीं ना कहीं जब कोई घटना होती है तो ये संवेग जो है घटती है। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या 30 है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा साथियों, अब जो है हम सीधे जो है कॉपी का जो है इसका नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि चैनल बंद हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। तो हम टाइपिंग करके जो है सभी क्वेश्चन को लाएंगे, उसी पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो उसी पर जो है हम लोग ले करके आएंगे। तो ऐसा करना नहीं है, क्योंकि एक स्ट्राइक भी जो है लग चुकी है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और बंद हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ो, जाने देते हैं, टाइप करके ही ले आते हैं। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बताइएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, संवेदना, अभिप्रेरणा या कल्पना, कौन सा सही है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है प्रत्यक्ष ज्ञान सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला जो है हम लोग संस्कृत लेकर के आएंगे या कोई अन्य जो है सब्जेक्ट लेकर के आएंगे साथियों। ठीक है, टाइप करके लेकर के आएंगे, तो उसमें ये मत सोचना कि जो है क्वेश्चन अलग है या कोई अलग है, कुछ नहीं, सब जो है प्रीवियस ईयर रहेंगे। जो मैं लिखूंगा एकदम 100% श्योरिटी के साथ लिखूंगा। ठीक है, और फिर कह रहा हूँ कि जो है पेपर 1 पेपर 2 के लिए सेम है। तो ये मत सोचा करिए कि जो है पेपर 1 चल रहा है तो पेपर 1 पढ़े, पेपर 2 है तो पेपर 2 पढ़ें। ऐसा करोगे तो लटक जाओगे, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन सेम आते हैं, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। इसलिए सभी क्वेश्चन को देख लिए करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।